ऑब्जेक्टिव 1, क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव 2 और क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव 1। वर्क पावर एनर्जी, ये जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव 1 में भी है और ऑब्जेक्टिव 2 में भी है। कोई टावर है और उसकी हाइट से किसी हैवी स्टोन को थ्रो कर रहे हैं, ऊपर भी थ्रो कर रहे हैं, नीचे भी थ्रो कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बताना है इसकी जो स्पीड है, फाइनल जो स्पीड है उसका मास पे क्या रिलेशनशिप होगा, एंगल पे क्या रिलेशनशिप होगा, इनिशियल वेलोसिटी और प्रोजेक्शन पे क्या रिलेशनशिप होगा, ये बताना है बेसिकली क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चॉइस ही बात देखिए। mg जो है वो हमारी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। एक ही फोर्स जो है वो लग रही है, जो कंजर्वेटिव फोर्स तो इसका वर्क किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल जहाँ पे भी ये बॉल पड़ेगी वहाँ पे, इन दो पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सपोज ये जो बॉल है वो यहाँ पे फॉल कर ऐसे करके जा रही है और यहाँ फॉल कर रही है, ये हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, एस कोस थीटा किसके बराबर होगा, इस वाले ट्रायंगल के अंदर एस कोस थीटा किसके, एच के बराबर होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, एम जी नीचे एक्ट कर रहा है, एस ये है और ये वाला एंगल थीटा, तो एम जी एस कोस थीटा और एस कोस थीटा किसके बराबर है, एम जी एच। एस कोस थीटा जो है हमारा किसके बराबर है, एम जी एच। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ग्रेविटी किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी वो तो कितना, एम जी एच के बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर दी रूट। तो जो u है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, v जो है एक तो u पे डिपेंड कर रहा है और एक h पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो u डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्पीड एंड हाइट h। v इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, जो v है u स्क्वायर प्लस 2gh है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, u से ज़्यादा ही होगी, ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो v जो है। और यदि हम इसको इस मेथड से नहीं करना चाहते, कि दूसरा मेथड है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फार्मूला कभी कब अप्लीकेबल होती है, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है जीरो, या तो एक्सटर्नल फोर्स एग्जिस्ट ही ना कर रही हो या एग्जिस्ट कर रही है तो उनका वर्क डन जो है वो जीरो हो, जैसे इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। या और दूसरी जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, या तो वो एग्जिस्ट ना करें या उनका वर्क डन जीरो हो, दो चीज़ें होनी चाहिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होना चाहिए, तभी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जिसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। चेंज किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा। डेल्टा यू इस केस में किसके बराबर होगा, नीचे आ रहे हैं तो माइनस एम जी एच, माइनस पहले ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एम जी एच हो जाएगा। तो इसको इधर ले आते हैं, हाफ एम यू स्क्वायर को यहाँ पे ले आते हैं तो सेम इक्वेशन हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अंडर दी रूट। फिर v जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा, किस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, u से ऊपर थ्रो करें या नीचे थ्रो करें, किसी और एंगल से थ्रो करें, उस पर डिपेंड नहीं करता है। v तो u और h पे डिपेंड करता है, किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। जो वेलोसिटी है उसका ओरिजिन, जो फाइनल वेलोसिटी है उसका ओरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज, यदि v किस एंगल पे थ्रो कर रहे हैं उससे ओरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे। और इस चैप्टर में हम इस बात से कंसर्न नहीं है कि वेलोसिटी क्या है, हम किस बात से कंसर्न है कि स्पीड कितनी है इस चैप्टर में, क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन नहीं काउंट कर रहे हैं, हम वेलोसिटी से कंसर्न नहीं है और स्पीड से हमारा लेना देना है। अब चॉइस ही देख लेते हैं क्या थी। जो फर्स्ट चॉइस थी, मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड, हाँ स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, मस्ट डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, फाइनल स्पीड जो है इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करती है। मस्ट बी लार्जर देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, इसे
मस्ट बी लार्जर देन, ये भी ट्रू है कि जो v है वो u से क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड चॉइस है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये रॉन्ग है, इन u पे डिपेंड करता है। चौथी चॉइस है मे बी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, v जो है u से छोटा हो सकता है, वो नहीं हो सकता। u जो है v जो है हमेशा u से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, वर्क पावर एनर्जी, ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 है ऑब्जेक्टिव 1 का, ऑब्जेक्टिव 1 का 4, 5, 6, 7 है, वो भी हम इस क्वेश्चन के साथ कर देंगे। क्वेश्चन है हमारा, द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, any sum of all the work done in a particle is equal to change in its kinetic energy। always हमेशा होता है, या only force acting on it are conservative, या तभी होता है जब फोर्सेज कौन सी हो, कंजर्वेटिव हो। only if gravitational forces alone acts on it, the only elastic forces alone acts on it। इलास्टिक फोर्सेज, स्प्रिंग फोर्सेज क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्सेज भी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। बी सी डी चॉइस बेसिकली क्या है, वो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कह रहा है। बी सी डी चॉइस जो है कि कंजर्वेटिव फोर्स हो तभी जो वर्क डन है ऑल द फोर्सेज वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। पर जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज, इसमें वो किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वो फोर्सेज चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, दोनों का जो सम होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसमें इंटरनल फोर्स दो टाइप की होती है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, यानी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्सेज, तीनों फोर्सेज का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ऑलवेज, चाहे वो फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, चाहे नॉन कंजर्वेटिव हैं, चाहे एक्सटर्नल, या तीनों हैं, उनका वर्क डन जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन 6 में पूछा हुआ है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज, उनका सम किसके बराबर होता है। एक्सटर्नल फोर्सेज का वर्क डन और इंटरनल फोर्सेज का वर्क डन का जो सम है वो किसका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहीं से आया है, ये क्वेश्चन 6 है फर्स्ट पार्ट का। इंटरनल फोर्सेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेसिकली, एक है कंजर्वेटिव, दूसरी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। फिर एक डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन में पूछा हुआ फोर्थ क्वेश्चन में, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होता है। बाय डेफिनेशन जो नेगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये फोर्थ है ऑब्जेक्टिव 1 का, कि नेगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। फिर आते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है किस पे डिपेंड करती है, शेप और साइज पे डिपेंड करती है। साइज का मतलब दो एटम मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस किस एनर्जी के बराबर होती है, ये पूछा हुआ है, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब वापिस यहीं पे आते हैं, वर्क डन बाय, ये वाली जो डेफिनेशन थी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड प्लस वर्क डन बाय, अच्छा अब यहाँ पे ये वाली जो डेफिनेशन में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह हम क्या पुट कर दें, माइनस डेल्टा यू पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे इस वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दी हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है और इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को उधर ले गए, डेल्टा यू को भी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को भी, तो उधर ले जाएं तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस नॉन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, फ्रिक्शन फोर्स, और जब फ्रिक्शन होता है तो किस चीज़ का लॉस होता है, फ्रिक्शन
जो वर्क डन फ्रिक्शन में जाता है वो कहाँ जाता है, हीट में जाता है बेसिकली। जब आदमी, दो आदमियों के बीच में या फैमिली के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है, हीट बढ़ जाती है, सब लाल पीले हो जाते हैं, इतनी हीट बढ़ती है। और आप या आपके पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाए तो आप क्या करते हो, खिसक जाते हो या दुबक जाते हो, नहीं तो उनका गुस्सा जो आप पर उतरेगा। तो जो हीट में जाता है, तो ये नॉन कंजर्वेटिव वर्क है, वो बेसिकली क्या है, हीट है। यानी एक्सटर्नल वर्क डन जो है वो किसके बाद, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट, लाइट। जो दूसरी टाइप की एनर्जी है टोटल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी कंटेनर में बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, आप उसको अलावा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, अंदर चाहे कोई सी भी फोर्स लग रही हो, चाहे इंटरनल हो, जो भी इंटरनल फोर्सेज होती हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, चाहे उनकी काइनेटिक एनर्जी हो, उन सारी एनर्जी को क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी, या केमिस्ट्री में उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। जो इंटरनल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट, लाइट एनर्जी, सारी टाइप की जो एनर्जी है उनको क्या बोलते हैं, टोटल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ये क्वेश्चन है फिफ्थ फर्स्ट पार्ट का, ऑब्जेक्टिव 1 का फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद यदि इसमें एक और हम ध्यान रखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो किसका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यदि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जाए, जीरो हो जाए, यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होती है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा ई क्या है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। इफ फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, उनका वर्क डन क्या हो, जीरो हो, तब एक्सटर्नल वर्क डन जो है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो हमने इसमें 5 क्वेश्चन किए बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, ऑब्जेक्टिव सेकंड, पावर एनर्जी। ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका क्या है, कांस्टेंट है। जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर है तो फोर्स जो है इधर लग रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस इन ए प्लेन, बोर्ड के प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अब यहाँ पर पता चल रहा है फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और प्लेन के अंदर है, तो मोशन कैसी होगी, सर्कुलर होगी। और सर्कुलर मोशन 2 टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, जो वर्टिकल प्लेन के अंदर होती है। वर्टिकल प्लेन के अंदर किसी स्टोन को ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमा रहे स्टोन को, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन के अंदर हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है, उसका मतलब क्या है, इसके अंदर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, इसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है, इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो है। यहाँ पे स्पीड जो है वो क्या चेंज हो रही है, स्पीड जो है वो क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। स्पीड जो है इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उसकी वजह से वेलोसिटी के पैरेलल में एक फोर्स लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स, और या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वहाँ पे। यहाँ पे कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे कहा कि जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो किसके बराबर है, वो कांस्टेंट है। यदि ये जो सर्कुलर मोशन के अंदर है, सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होती है, mv² अपॉन l। ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v भी कांस्टेंट होना चाहिए।
जो v है वो भी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। एंड ये किसका एग्जांपल हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। ये मोशन कौन सी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर होगी। ये जो एग्जांपल है, ये जो स्टेटमेंट है, उसमें जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। बॉडी जो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, इट्स मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। एक तो ये आंसर चॉइस हो जाएगी। इट्स काइन स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये चीज़ कांस्टेंट है तो ये भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये भी करेक्ट है। अब आते हैं वेलोसिटी पे। सर्कुलर पाथ के लोग जाने तो वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन क्या इधर है? वेलोसिटी जो वो इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। इस एक्सेलरेशन को बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। जब वो यहाँ पे है तो उसकी वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है। तो जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ऐसी एक्सेलरेशन जो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, गलत है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, गलत है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, पाथ कैसा है? सर्कुलर है। Question 4. Consider two observers moving with respect to each other at a speed v along a straight line. कोई ऑब्जर्वर दिया हुआ है, एक ऑब्जर्वर तो जो है v की स्पीड से जा रहा है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है रेस्ट पे है। The observable block of mass m moving with velocity, moving at a distance l, ये कोई डिस्टेंस l है, on a rough surface, रफ सरफेस है तो वहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा? वेलोसिटी इधर है तो फ्रिक्शन क्या होगा? इधर होगा। फ्रिक्शन कौन सा होगा? काइनेटिक होगा। Following quantities will be same as observed by the two observer. Work effect of work done in different by the different observers. Work done by a force by different observers. अब इस केस में देखें, वर्क डन जो है काइनेटिक एनर्जी, इसके अनुसार सपोज इसकी वेलोसिटी v हो तो इसके अनुसार इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। स्पीड कितनी है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर है, ये सेकंड ऑब्जर्वर है। सेकंड ऑब्जर्वर के अनुसार तो कितनी है? 0 है। इसके अनुसार वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑब्जर्वर वो कितनी है? v है। तो यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेगा तो कितनी होगी? हाफ mv स्क्वायर, और ये निकालेगा तो 0 होगी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होगी, वो क्या होगी? डिफरेंट होगी, क्योंकि इसके अनुसार इसकी वेलोसिटी अलग होगी, इसके अनुसार वेलोसिटी अलग होगी। एक एग्जांपल हमने लिया, यदि इसकी वेलोसिटी v हो तो इसके अनुसार तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके अनुसार v होगी। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, इसके अनुसार तो ये क्या है? इसकी वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पे है। यदि इसके अनुसार का डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कितना है? 0 है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? इसके अनुसार तो 0 होगा, और इसके अनुसार वर्क डन निकालें तो t टाइम के बाद जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा? -s इंटू एफ की फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। कोस 180 डिग्री क्या होता है? -1 होता है। इसके अनुसार ब्लॉक का वर्क डन जो होगा अकॉर्डिंग टू 1 वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके अनुसार क्या होगा? 0 होगा। ये भी फ्रेम पे डिपेंड करता है, दोनों के अनुसार अलग अलग रहते हैं। टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0 है, दोनों का केस में ही 0 है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग अलग है, तो टोटल वर्क डन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये फर्स्ट चॉइस भी रॉन्ग है, सेकंड चॉइस भी रॉन्ग है,
थर्ड चॉइस भी रॉन्ग है, एक्सेलरेशन। पर ये दोनों फ्रेम कौन से हैं? इनर्शियल फ्रेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कोई सूडो फोर्स की जरूरत नहीं है। तो फ्रेम जो है इनर्शियल है, बोथ फ्रेम आर इनर्शियल। जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? सेम होगा। एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों के अनुसार एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड किसका होगा? म्यू के इंटू एम जी। वो किसका? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों के अनुसार कितना होगा? म्यू के जी के बराबर होगा। इस पर्टिकुलर केस में एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होगा? म्यू के जी के बराबर होगा। ऑब्जर्वर से, जो ऑब्जर्वर है उससे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वर्क डन चेंज होगा। क्योंकि वर्क डन क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स चेंज नहीं हो रही पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन भी चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रेम इनर्शियल था तो वर्क एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। Question number 5th. You lift a suitcase from the floor, keep it on a table. ये टेबल है और कोई आदमी जो है यहाँ पे कोई सूटकेस या बॉक्स रखा हुआ है, उसको उठा के टेबल के ऊपर रख देता है। ऐसे करके कैसे रखता है, या ऐसे करके रखता है, या ऐसे करके ऐसे रखता है, या किसी और पाथ से वो यहाँ पे रखता है। कि वर्क डन जो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और दो ही फोर्स लग रही है, एक एम जी लग रहा है और एक एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय मैन, एम जी प्लस वर्क डन बाय एम जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? जीरो है। जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी कौन सी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो इसका वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। जो पाथ है उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो फर्स्ट चॉइस है वो गलत हो जाएगी। इसका वर्क डन किसके बराबर होगा? माइनस एम जी। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जो है वो इधर लग रही है, फोर्स जो इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट जो इधर, इन दोनों के बीच में अगर कितना? 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। ये एस है तो एम जी एस कोस 90 प्लस थीटा, वो किसके बराबर होगा? एम जी एस साइन थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो माइनस एम जी एस साइन थीटा। थीटा किसको माना? हमने इसको माना थीटा। ये टोटल एंगल 90 प्लस थीटा है, तो साइन थीटा इसमें किसके बराबर होगा? एच अपॉन एस। तो साइन थीटा है माइनस एम जी एस एच अपॉन एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम जी एच के बराबर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा? माइनस एम जी एच के बराबर होगा, प्लस एम जी एच हो जाएगा। या जो मॉडिफाइड वर्क एनर्जी थ्योरम में वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते थे। एक्सटर्नल वर्क डन किसका? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती, कितनी हाइट पे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच के बराबर होगी, तो डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते थे। या दूसरा तरीका था एम जी एस, एस ये था डिस्प्लेसमेंट, ऐसे करके लेके जाना तो भी इधर का तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ का वर्क डन क्या होगा? एम जी नीचे एच ऊपर, माइन एम जी एच कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री कितना होता है? -1 माइनस एम जी एच, और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पास से जाएं, टाइम धीरे धीरे लेके जाएं, तेज लेके जाएं। डिस्प्लेसमेंट देखना हमें, डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं करता, हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो ये भी गलत है। योर वेट पे डिपेंड नहीं करता, वेट किसके पे डिपेंड करता है? मास किसका है इसमें? सूटकेस का मास आया, ब्लॉक का मास आया,
तो सूटकेस के मास पे डिपेंड करता है, आदमी के वेट पे डिपेंड नहीं करता। तो आंसर चॉइस क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा हुआ डज नॉट डिपेंड, सी नहीं होगी चॉइस। चॉइसेस क्या होंगी? किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ना तो ए पे डिपेंड करता, ना टाइम पे डिपेंड करता, ना पाथ पे डिपेंड करता, ना योर वेट पे डिपेंड करता। आंसर चॉइसेस क्या होंगी? ए, बी और डी ये होंगी। इस पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता? वेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से वर्ड को पढ़ना, डज नॉट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन 6, नो वर्क इज डन बाय ऑब्जेक्ट। वर्क डन जो है वो जीरो हो, कब होगा? यदि फोर्स जो है वेलोसिटी के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जीरो होगा। फोर्स जो वर्क डन है एफ डॉट एस के बराबर होता है, डी एस के बराबर होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में होगा? जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या होगा? थीटा मान 90 डिग्री हो तो वर्क डन क्या होगा? क्या इसको आप ये लिखना चाहें तो डी एस किसका होता है? वी डी टी के बराबर होता है। वी जो होता है डी एस बाई डी टी, इसको इधर ले जाएं तो वी और डी, एफ और वी जो है परपेंडिकुलर है, तो इसलिए जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। फर्स्ट चॉइस करेक्ट, नो वर्क इज डन, कोई डन नहीं होगा। फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इस एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स किसके होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स तो हमेशा एक्सेलरेशन के पैरेलल में होती है, तो ये चॉइस ही रॉन्ग है। फोर्स जो है एक्सेलरेशन के हमेशा क्या होती है? पैरेलल में होती है, तो ये वर्क डन की बात ही नहीं। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कोई ब्लॉक रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक जो है स्लाइड कर रहा है। सपोज इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो था, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स वो F3 थी, और नीचे वाले में जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 10 है। तो यदि इसका नीचे वाले का फ्लूइड डायग्राम बनाए, उस पर फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, इस पर इधर लग रही है, तो 3 वाली जो अप्लाइड फोर्स है वो इसको मूव नहीं करा सकती, नीचे वाले ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकती। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो क्या करेगा? स्लाइड करेगा। जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। जो ऊपर वाला ब्लॉक है नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, और जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो क्या हो रहा है? इसके साथ मूव कर रहा है। फोर्स जो है नीचे वाले ब्लॉक पे इधर लग रही है, और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आगे मूव कर रहा है। पर जो बॉडी है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक था, बी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बी ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, बी इज स्टेशनरी, बट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है, तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कोई हुआ ही नहीं, फोर्स वर्क डन किसका था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये चॉइस क्या है? करेक्ट है कि पॉइंट ऑफ बॉडी ना मूव करे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करे, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। अब इसका उल्टा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो तो फिक्स्ड हो और बॉडी मूव करे, वो केस कब होता है? जब हम चलते हैं। जब हम चलते हैं तो कौन कौन सी फोर्स लगती है? mg, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, और फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ, यदि वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, यदि वेलोसिटी बढ़ रही है, जीरो से मोशन के अंदर आ रहा है, एक्सेलरेशन है, तो mg नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगी। और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सी है? स्टैटिक है। ये फ्रिक्शन फोर्स कैसी है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है। और जैसे पाँव को हम उठाते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या? फिक्स्ड है। पर बॉडी क्या? हम तो मोशन के अंदर है। बॉडी जो है ऑब्जेक्ट है वो तो मोशन के अंदर है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या था? फिक्स था। जैसे हम पाँव उठाते हैं, बॉडी तो फिर भी मोशन के अंदर है, तो वर्क डन कितना है? जीरो है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। तो ये भी जो है करेक्ट चॉइस है कि यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। तो इसके 3 आंसर है, ए सी डी। इसकी जो है 3 आंसर चॉइसेस हैं, ए सी डी। क्वेश्चन 7, ऑब्जेक्टिव 2, वर्क पावर एनर्जी।
A particle of mass m is attached to a light string of length L, the other end of which is fixed. Initially, string is kept horizontal and the particle is given an upward velocity v. कि कोई स्ट्रिंग दी हुई है, और उसके साथ एक पार्टिकल जो है वो अटैच्ड है जिसका मास m है, इसको अपवर्ड वेलोसिटी v दे रहे हैं, तो ये जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल. Just able to complete the vertical circle. Just able to, ये बता रखना. Choices हैं. String becomes slack when the particle reaches the highest point. ये हमारा क्या highest point है और ये bottom है. highest point पे पहुंच जाएगा तो रस्सी जो है slack हो जाएगी. slack होने का मतलब यहाँ पे क्या टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, टेंशन जो है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा. ठीक है. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑन द इनिशियल पोजीशन वाज 1/2 mv² mgl. यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, mgl के बराबर होगी. पार्टिकल अगेन पासिस थ्रू द इनिशियल पोजीशन से पास करेगा. तो पहली बात तो कंप्लीट सर्कल कर रहा है तो टेंशन जो है कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा. ऑलमोस्ट जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा. ये आप कह सकते हो बाउंड्री कंडीशन है, तो इसलिए ए आंसर होगा. और एक बार पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर रहा तो इसलिए वो जो पार्टिकल है वो बी में से भी हर बार पास करेगा, एच में से भी पास करेगा, इनिशियल पोजीशन में भी पास करेगा. तो इसका जो आंसर चॉइस है वो क्या, ए और डी है. ठीक है. अभी हम निकालते हैं कि हमें वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जो है वो जीरो के बराबर होगी कि नहीं होगी. तो कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचा तो इसका मतलब कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं हुआ. टेंशन जीरो हो जाता तो उसका मतलब क्या था, रस्सी लूज हो जाएगी, यानी एक ही फोर्स रह जाएगी केवल mg रहेगी. तो इसकी मोशन कैसी हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल हो जाएगी. प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का बिहेवियर कैसा होता है, पैराबोला. तो इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोला होगा. पर इसका पाथ तो कैसा है, सर्कुलर है. जब यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका जो बिहेवियर है सर्कुलर पाथ के लूज जा रहा है, कहीं पे रस्सी लूज नहीं हुई है. जैसा बिहेवियर यहाँ पे है वैसे बिहेवियर यहाँ पे होगा. एक सिमिलर पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन क्या होंगे, सेम होंगे. यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पे वेलोसिटी और टेंशन मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो टेंशन यहाँ से बीच में कहीं पे जीरो नहीं हुआ, रस्सी लूज नहीं हुई, रस्सी ने अपना पाथ, स्टोन ने अपना पाथ नहीं छोड़ा, सर्कुलर पाथ नहीं छोड़ा, इसका मतलब आगे कभी नहीं छोड़ेगा. तो इसका मतलब जो है ये कंप्लीट लूप कर रहा है. तो यहाँ पे देखना हमें कि ये जो टेंशन है वो क्या होगा. वो यहाँ पे टेंशन T है और उसका वेट जो है वो कितना mg है. दो ही फोर्स लग रही है. वर्क डन बाय टेंशन कितना होता है, जीरो होता है. और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं VH है. हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं VH है. इस पे मोशन वर्टिकल सर्कल के फार्मूला लगाएं. नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर वो किसके बराबर है, mg + t के बराबर है. उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर फोर्स. वो किसके बराबर होगी, mvh² अपॉन l. t की वैल्यू निकालें तो t किसके बराबर होगा, mvh² अपॉन l माइनस mg. रस्सी यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए, तो उसे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए. जस्ट सेलेक्ट हुई है ये कह सकते हो. जो जस्ट सेलेक्ट हुई है तो रस जस्ट लूज हुई है, उस केस में ये जो वैल्यू है वो क्या नहीं, जीरो से ज़्यादा होनी चाहिए. तो जो 20 यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं, mvh² अपॉन l जो है ग्रेटर देन mg होना चाहिए. टेंशन वैसे बड़ा होना चाहिए, टेंशन की वैल्यू ये है. तो m से m कैंसिल हो जाएगा. vh जो है ग्रेटर देन इक्वल टू gl होना चाहिए.
उसकी वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल के बराबर होनी चाहिए, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए। इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल के बराबर होनी चाहिए। इस पॉइंट पे कितनी थी, वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, रूट जी एल है, टेंशन जो है जस्ट 0 से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट पे निकालते हैं। इसमें दो ही फोर्स लग रही है, वर्क डन बाय टेंशन तो कितना है, 0 है। टेंशन हमेशा, टेंशन इधर एक्ट कर रहा है, वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर, टेंशन इधर है, वेलोसिटी इधर, तो टेंशन और वेलोसिटी हमेशा क्या परपेंडिकुलर है, तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लगी है, वर्क डन बाय टेंशन क्या हुआ, 0। एक ही फोर्स है mg, तो हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, और कोई फोर्स एक्ट कर ही नहीं रही है, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा रहा है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एच का स्क्वायर प्लस माइनस हाफ एम वी का स्क्वायर, वो प्लस हाइट कितनी बढ़ गई है इसकी, एल, रस्सी की जो लेंथ है या रेडियस है सर्कुलर पाथ की, वो जितनी बढ़ गई है, एम जी एल, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, 0 के बराबर होगा। हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाते हैं, हाफ एम वी एच तो किसके बराबर था, वी एच जो आया था हमारा रूट जी एल के बराबर आया था, मिनिमम इतनी होनी चाहिए, रूट जी एल के बराबर आया था, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो जी एल, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस एम जी एल, वो किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वेयर, एम से हम कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4gl प्लस नहीं gl प्लस 2gl इज इक्वल टू वी स्क्वेयर, वी की वैल्यू क्या देगी, रूट 3gl। जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है, मिनिमम वेलोसिटी जो है रूट 3gl होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो है इसके बराबर नहीं होगी, ये चॉइस गलती है। फार्मूला क्या बनेगा, एम वी एच का स्क्वायर माइनस एम वी का स्क्वायर इज प्लस एम जी एल, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल प्लस एम वी एच होगा, एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम जी एल प्लस हाफ एम जी एल होगा, ये गलत है, ये वाला फार्मूला जो है गलत है। वेलोसिटी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे 0 नहीं होती है, कितनी होती है, रूट जी एल होती है, यहाँ पे कितनी होती है, रूट 3gl है। आप इस कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे लगाएं, कितना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, रूट 5gl, रूट यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम रूट 5gl होनी चाहिए, यहाँ पे रूट 3gl होनी चाहिए, यहाँ पे रूट gl होनी चाहिए, ओड संख्या आ रही है, रूट gl, रूट 3gl, रूट 5gl, तब ये पार्टिकल जो है जस्ट कंप्लीट सर्कल करेगा, और यहाँ पे टेंशन क्या होगा, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आंसर ए और डी चॉइस होंगी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव 1 है उसमें जो 10वां क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी, रूट 3gl होगी, उसका आंसर भी हो गया हमारे पास। और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट में, कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अलोंग है तो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम होगा, और रेडियल इक्विलिब्रियम होगा, और नन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, फोर्स 0, नेट फोर्स 0। यदि वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में 0 होनी चाहिए यदि रेडियल इक्विलिब्रियम है तो। पर जब भी हम किस पार्टिकल सर्कुलर पाथ के लोग जा रहा है तो इसमें एक तो टेंशन एक्ट कर रहा है और एक जो है mg एक्ट कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में टेंशन वर्टिकल के अलोंग 0 नहीं होता है। यहाँ पे भी ले जाएं तो टेंशन क्या होगा, इधर होगा, वेट इधर होगा, सॉरी टेंशन इधर होगा, mg इधर होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे भी mg है, वर्टिकल में देखें तो जो टेंशन है वो इधर है, mg इधर है। नेट फोर्स वो नीचे की तरफ लग रही है। हाँ, जस्ट इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट है वो। इक्विलिब्रियम का मतलब हॉरिजॉन्टल एक ही पॉइंट का इक्विलिब्रियम थोड़ा ही होता है, हर पॉइंट का इक्विलिब्रियम होता है। तो ये यहाँ इसको छोड़ के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है,
उसको छोड़ दें, नीचे वाले पॉइंट को भी छोड़ दें, इसमें जो टी है वो अपवर्ड होगा, mg जो है नीचे होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रही है, बाकी हर फोर्स लग रही है। और रेडियल डायरेक्शन में हमेशा क्या होगा, जो टेंशन है, जो सेंटीपिटल फोर्स है वो तो होगी ही होगी। रेडियल डायरेक्शन में रेडियल इक्विलिब्रियम भी तो कभी होगा ही नहीं, ना रेडियल इक्विलिब्रियम होगा, ना वर्टिकल इक्विलिब्रियम होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। एक पॉइंट पे फोर्स जीरो हो रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो रही है, वो है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट और बॉटम वाला पॉइंट। बाकी किसी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स जीरो नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कंटिन्यूसली इंक्रीज विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब क्या हुआ, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका मतलब है एक्सेलरेशन, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, तो कोई जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसके साथ एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब एंगल जो है 90 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। स्पीड बढ़ रही है तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए, स्पीड डिक्रीज हो रही होती तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्स जो है, जो एंगल है वो लेस देन जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, स्पीड इंक्रीज हो रही होती तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए था। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो या कोई पर्टिकुलर एंगल हो, वो ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कोई मे हो सकता है, मस्ट नहीं है, नॉट मस्ट। कि पैरेलल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री ऑल द टाइम। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल। पैरेलल होना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, चाहे वो 0 हो, पैरेलल हो, 30 हो, 40 हो, 90 से 89 हो, कोई भी हो सकता है, कोई ये ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं कह सकते। बट मे कहता तो ये भी आंसर करेक्ट होता। इट्स हाइट फोर्स, हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई लिंक ही नहीं है, कोई भी फोर्स हो सकती है। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मोमेंटम है वो भी क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो आंसर चॉइसेस क्या हो जाएंगी, बी और डी हो जाएंगी। कि एक लाइट स्प्रिंग दिया हुआ और वन एंड ऑफ ए लाइट स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फिक्स टू ए वॉल, द अदर एंड इज टाइड टू ए ब्लॉक, ब्लॉक से कनेक्टेड है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस। In a displacement, work done by spring force is work done जो कितना हाफ के एक्स स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव दिया हुआ है। ठीक है, द पॉसिबल केसेस आर द स्प्रिंग वर्क डन जो है, स्प्रिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो किसके बराबर होगा। सपोज ये एक्स एक्सटेंडेड है, स्प्रिंग फोर्स क्या होगी, इधर होगी, इसको स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट दे तो क्या होगा, इधर होगा। तो के एक्स डी एक्स कोस 180 डिग्री, ये वर्क डन होगा। सपोज एक्स आई टू एक्स एफ पोजिशन पे जा रहा है, एक्स आई टू एक्स एफ पोजिशन पे जा रहे हैं, कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1, तो -1 तो बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करें तो स्क्वायर अपॉन 2 एक्स आई टू एक्स एफ, तो ये वैल्यू किसके बराबर थी, -1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो जो वर्क डन है पॉजिटिव कब होगा, आगे माइनस का साइन है तो ये वाली चीज़ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव कब होगी, जब एक्स एफ
जो है मोड एक्स जो है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, एक्स आई से ज़्यादा होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन से ज़्यादा होनी चाहिए। जो फाइनल पोजीशन है सॉरी नेगेटिव होने के लिए तो एक्स एफ जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एक्स एफ जो है एक्स आई से कम होना चाहिए, यानी एक्स एफ जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे ये स्प्रिंग है, ये उसकी नेचुरल लेंथ है, एक्स एफ की वैल्यू ये है और एक्स आई की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये इधर जा रहा है। उस केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। या मोड की बात करें, मोड में नेगेटिव भी हो सकता है, एक्स एफ जो है वो यहाँ पे हो और एक्स आई जो है वो यहाँ पे हो, यानी -3 का मोड जो है -2 जो है वो क्या होगा, -3 से कम होगा, यानी एक्स एफ जो है वो यहाँ पे हो और एक्स आई जो है वो यहाँ पे हो, यानी जो है इधर जा रहा है, यानी वो मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले एक्स, उसके अंदर एक्सटेंशन जो एक्स है, एक्सटेंशन जो एक्स है और वो किधर जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है, या पहले वो क्या है, कंप्रेस्ड है और वो किधर जा रहा है, मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है। दोनों दो सिचुएशन हो सकती है। या एक सिंपल सा था, वैसे रिलेशन निकालना था हमें, ये हाफ के एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, जब एक्स एफ की वैल्यू क्या जीरो जाए तो किसके हाफ के एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई को एक्स मान लेते हैं तो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर तभी होगा, या एक्स आई के बराबर तभी होगा, एक्स एफ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, फाइनल पोजीशन जो है वो जीरो हो जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स एफ जीरो हो जाए, यानी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पे आ रहे हैं। तब वर्क डन क्या होगा, हाफ के एक्स आई का स्क्वायर या एक्स जो भी इनिशियल पोजीशन थी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखें कि एक्स फोर्स किधर लग रही है, इनसाइड की अंदर की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में फोर्स किधर लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो सिचुएशन है, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो करेक्ट है कि स्प्रिंग वाज इनिशियली कंप्रेस्ड था और बाय ए डिस्टेंस एक्स, फिर वो क्या रहा, अपनी नेचुरल लेंथ में आ रहा है। दूसरा, इट वाज इनिशियली स्ट्रेच्ड भी हो सकता है, स्ट्रेच था तो ये थी, एक्स डिस्टेंस स्ट्रेच था, वापिस यहाँ पे आ गया, तो वर्क डन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, यानी फाइनल पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और यदि कंप्रेस्ड था तो भी फाइनल पोजीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, मीन पोजीशन होनी चाहिए और ये एक्स होना चाहिए, तो वर्क डन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। ये दोनों क्या रॉन्ग है, इन केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। मीन पोजीशन से उधर की तरफ जाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, A block, question number 10, a block of mass m is hanging over a smooth light pulley. कोई स्मूथ लाइट पुली है, उसके ऊपर हैंग कर रहा है और इधर कोई आदमी जो है इसको पुल कर रहा है फोर्स एफ लगा के। फोर्स एफ लगा के इसको पुल कर रहा है। The other end, the string is pulled by a constant force F. The kinetic energy of the block is increases by sum of all the forces acting. वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वो किसका था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है 20 जूल आ रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन भी कितना होगा, 20 जूल होगा। वर्क डन जो है दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, इसका ब्लू डायग्राम बनाए, नीचे जो है mg है, ऊपर जो है टेंशन। टेंशन किसके बराबर है, F के बराबर है। टेंशन जो है F के बराबर होगी, इसमें एक बी चॉइस, ठीक है। टेंशन इन द स्ट्रिंग, अब नेट वर्क डन है, ये वर्क डन
बाय टेंशन माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो किसके बराबर है? 20 जूल के बराबर है। इसका मतलब वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट, टेंशन इंटू एस, सपोज ये एस ऊपर जा रहा है, माइनस तो प्लस आई प्लस ग्रेविटी mg इंटू एस, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, कोस 180 डिग्री, वो किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो जो t है, t कोस 180 डिग्री माइनस mg है, माइनस mg इंटू एस, वो किसके बराबर? 20 के बराबर है। इसका मतलब t जो है वो ग्रेटर देन क्या? mg है। इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर, तो जो ये वाली चॉइस है वो क्या? कैंसिल हो जाएगी। वर्क डन बाय द टेंशन ऑन द ब्लॉक इज 20 जूल। वर्क डन बाय द टेंशन 20 जूल नहीं है, वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी और 20 जूल है। वर्क डन बाय टेंशन जो है ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो वर्क डन बाय टेंशन जो है 20 जूल से ज़्यादा है, ठीक है। वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है माइनस 20 जूल होगा, वो भी रॉन्ग है। ये तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, या इसको ये कहें वर्क डन बाय जो टेंशन है वो किसके बराबर है? 20 प्लस mg/s के बराबर है। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो वर्क डन बाय टेंशन, इधर जाके ये चीज़ नेगेटिव थी क्या, वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो वर्क डन बाय टेंशन जो है mg/s का जो वर्क डन है उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव ले लेंगे, उससे ज़्यादा है, 20 से ज़्यादा है, तो ये वाली जो चॉइस है वो भी गलत है, ये वाली चॉइस है वो भी गलत है। दोनों का जो डिफरेंस है, ये वही रख लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है, तो वर्क डन बाय जो टेंशन है वो क्या होगा? 20 जूल से ज़्यादा होगा। mg का वर्क डन जो 20 नहीं है, जैसे वर्क डन बाय टेंशन जो है वो 45 हो, तो वर्क डन बाय mg कितना होगा? 25 होगा। ताकि आंसर हमारा क्या हो? 20 हो। ये 50 हो तो ये कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। ये 20 के बराबर होगा। तो टेंशन जो ये वैल्यू है वो 20 से ज़्यादा है। ये ऐसा हो सकता है कि 40 माइनस 20 20 के बराबर हो, में वर्ड आए तो पॉसिबल है। इसका वर्क डन जो है ग्रेविटी का वर्क डन जो -20 हो, ये पॉसिबिलिटी है, बट ऑलवेज है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है।